महाराष्ट्र और झारखंड में आज वोट डालने का आखिरी दिन था। 20 नवंबर की तारीख है और वोटिंग थम चुकी है। इसके बाद आ गए हैं एग्जिट पोल। अलग अलग एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं, मेरे साथ ये बताने के लिए अभिषेक हैं जो पोल ऑफ पोल देख रहे हैं। बताइए, वैसे एग्जिट पोल के बारे में ये बताते चले कि हर बार ये सही हो, ज़रूरी तो नहीं। हरियाणा के नतीजे सबको हैरान करने वाले थे। हमने देखा एग्जिट पोल्स पूरी तरह फेल हुए। अब इस बार एग्जिट पोल कितने सटीक साबित होते हैं ये तो नतीजा आने के बाद पता चलेगा, लेकिन फिर भी लोगों का इंटरेस्ट होता है ये जानने में कि एग्जिट पोल्स क्या बता रहे हैं, मतलब वो किसकी सरकार बना रहे हैं। तो अभी क्या कहना है अलग अलग एग्जिट पोल्स का? अभी हमारे पास 3-4 एग्जिट पोल हैं, उनके डेटा हैं। अगर जतिन चाहें तो लैपटॉप पे भी दिखा सकते हैं वो डेटा। तो पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। चलिए, ज़्यादा विधानसभा आप झारखंड से आए हैं तो मैं समझ रही हूँ आपका झारखंड प्रेम ज़्यादा होगा। 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में और बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए होती हैं, ये आप जानते ही हैं। अब बारी बारी कौन कौन से एग्जिट पोल हैं वो आपको बता देते हैं और उसके नंबर्स। PMRQ इनका एग्जिट पोल महायुति यानी एनडीए गठबंधन एक तरीके से आप कह सकते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बाकी पार्टियां शामिल हैं। महायुति को 137 से 157 सीटें मिलने का अनुमान है। महाविकास अघाड़ी को 126 से 146 सीटें, यानी इनका पोल जो है वो महायुति को ज़्यादा सीटें दिलवा रहा है। पीपल्स पल्स इनका भी पोल महायुति को बढ़त में दिखा रहा है, 175 से 195 सीटें और महाविकास अघाड़ी को 85 से 112 सीटें। मैट्रिक्स का पोल क्या कह रहा है? महायुति को 150 से 170 सीटें, महाविकास अघाड़ी को 110 से 130 सीटें। अदर्स के भी खाते यहाँ पर आप नंबर्स लिखे हुए हैं वो देख सकते हैं। और सबसे आखिरी में लोकशाही और मराठी रुद्र का एग्जिट पोल, महायुति को 128 से 142 सीटें और महाविकास अघाड़ी को 125 से 140 सीटें। अदर्स के खाते में 18 से 23, यानी अगर इनके एग्जिट पोल की मान लें, लोकशाही और मराठी रुद्र के एग्जिट पोल की, तो यहाँ पर अदर्स जो हैं वो किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकते हैं। उनको ज़्यादा नंबर्स इन्होंने दिए हैं, 18 से 23 तक। तो कुल मिलाकर ये महाराष्ट्र का लेखा जोखा है। मराठी में या जो महाराष्ट्र की जनता है वो निर्दलियों को वहाँ पर अपक्ष कहा जाता है। तो जब हम खुद चुनाव कवर करने गए थे तो लोग ऐसा कहते हैं कि इधर अपक्ष ही खेल बिगाड़ेंगे या खेल बनाएंगे। तो बाकी एग्जिट पोल जो 2, 8 या 7, 12 के नंबर दे रहे हैं, 7, 12 में भी अगर आप 10 से 15 सीटें भी अगर निर्दलीय ले जाते हैं, अपक्ष के खाते में जाते हैं, तो ये किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप मार्जिन देखिए ना, जो महायुति को दे रहे हैं और जो महाविकास अघाड़ी को दे रहे हैं, 145 का जो ब्रैकेट है, जो नंबर है, वो दोनों ही ब्रैकेट टच कर रहा है। अगर 137 से 157 भी देखेंगे और 126 से 146 भी, मतलब वो लगभग ऐसा एग्जिट पोल क्लियर तो है ही नहीं कि किसकी तरफ। और अगर ऐसे ही नतीजे आते हैं कि बीच में फंसा हुआ या 10-15, तो वो जो अपक्ष है वो वाकई खेल बिगाड़ने का काम करेंगे या बनाने का। हाँ, और जैसे आप भी पहले एक राज्य की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र की थोड़ी और बात है, शॉर्ट में ये कर लेते हैं कि आपका क्या एनालिसिस है इस एग्जिट पोल के जो नंबर्स हैं? क्या आपका भी अंदाज़ा, आप लोग महाराष्ट्र होकर आए, इसके आसपास ही था या इससे थोड़ा डिफर था? आप बिल्कुल एग्जैक्ट ना भी बताएं तो एक अंदाज़ा बताइए। देखिए, मैं विदर्भ के इलाके में गई थी, मैंने विदर्भ का ही इलाका कवर किया क्योंकि ललन टॉप की 3 टीमें अलग अलग इलाकों में घूम रही थी, तो बाकी 2 का वो बेहतर बता पाएंगे। लेकिन विदर्भ में आप जब जाएंगे तो क्लियर तो आपको कहीं नहीं दिख रहा कि क्या वो बहुत सेटिस्फाई हैं जो अभी सरकार है, एकनाथ शिंदे की सरकार, आप बीजेपी की सरकार, महायुति की सरकार जो कहेंगे, उनसे नहीं। क्या इतनी नाराज़गी है कि वो पूरा का पूरा वोट शिफ्ट हो जाएगा जो हम कहते हैं महाविकास अघाड़ी की तरफ? ऐसा भी कुछ बहुत क्लियरली नहीं दिखा। मतलब वो जो मिक्स्ड रिएक्शन आप कहते हैं ना, वो क्लियरली मिक्स्ड रिएक्शन है। और दूसरा, जब हमसे कोई पूछता है ना कि आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है, तो मेरा थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसलिए रहता है, द सैम्पल ऑफ पीपल जिनसे हम जाकर मिलते हैं, हम चुनाव 1 महीने पहले निकलते हैं कवर करने के लिए, वो सैम्पल काफ़ी नहीं है ये कहने के लिए कि हाँ इनकी सरकार बनती हुई दिख रही है या इनके आते हुए। क्योंकि हम किस मूड में, किस तरह से, किस ग्रुप के साथ मिले, ये सब फैक्टर्स भी बहुत मैटर करता है। फैक्टर्स इसीलिए समझ में आ जाते हैं कि अगर नाराज़गी है, जैसे मान लीजिए इस सरकार से, तो विदर्भ की क्या नाराज़गी है? सबसे बड़ा मुद्दा विदर्भ का यही है कि विकास हमारी तरफ नहीं आता। जो विकास पुणे, मुंबई या उस तरफ का हो रहा है वो इधर नहीं आ रहा है। नागपुर सिर्फ और सिर्फ एक गुड़िया है विकास के नाम पर विदर्भ में। आप जैसे ही नागपुर से घुस के अंदर की तरफ जाएंगे, वहाँ आपको कोई विकास के जो आप पैमाने तय करके रखते हैं वो नहीं दिखेगा, ना इंडस्ट्रीज़ है ना काम है। फिर और फैक्टर्स पे अगर जाएंगे, क्योंकि किसानों का बेल्ट है, हमेशा किसानों की वजह से सुर्खियों में रहता है। क्या किसान नाराज़ है? हाँ, बहुत क्लियरली है। क्यों है? क्योंकि MSP पे उनकी खरीद, वहाँ कॉटन और सोयाबीन बेल्ट है, नहीं होती खरीद। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बोलने के लिए एक मुद्दा है। हम जब APMC में गए, मंडी में जाके रेट देखा,
वाकई रेट नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए वो जो सुर्खियाँ आती है कि सबसे ज़्यादा परेशान अगर कहीं के किसान है देश में, तो वो विदर्भ के किसान, उनकी गिनती होती है या वो सुर्खियों में रहते हैं। फिर और फैक्टर्स में जाते जाएं, पानी की कमी सबसे ज़्यादा रहती है। मतलब अगर मुझे याद है लोकसभा चुनाव चल रहे थे और नितिन गडकरी जी यवतमाल में सभा करने के लिए गए थे, जहाँ पर ऑन स्टेज उनको चक्कर आ गया था, फिर पानी वानी पिलाया गया और वो हीट के कारण था। तो वहाँ जो यवतमाल के लोग थे जो अमरावती के आसपास के, उन्होंने बताया कि आप लोग तो अभी जब विधानसभा का चुनाव कवर करने आ रहे हैं, ऐसे मौसम में आ रहे हैं जब ठंड की आहट हो चुकी है। आप इमेजिन करिए कि जब ठंड की आहट होने के वक्त पर यहाँ पर 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर है, तो गर्मियों में क्या हाल होता होगा। यहाँ जो नेता भाषण देने आते हैं वो तक 2 घंटे नहीं टिक पाते, तो आप सोचिए कि हम किसान कैसे रहते होंगे। और उसी से ही फिर बाकी सारे फैक्टर समझ में आने लगते हैं कि पानी वहाँ है नहीं, कोई स्टेडी सोर्स ऑफ वाटर नहीं है। कि जैसे खेती के लिए क्या ज़रूरत है, या तो ग्राउंड वाटर हो, कुएं से पानी आए, या फिर तालाब वालाब हो आसपास। तो वो प्रॉब्लम्स जो वो बता रहे थे ना कि क्लाइमेट चेंज और ये सब, वो फैक्टर्स वहाँ जाके समझ में आने लगते हैं कि यहाँ के ये है। फिर जब वोटिंग पैटर्न में बात करो कि लोकसभा में तो विदर्भ की ओर से मतलब विदर्भ की अगर सीट्स देखी जाए तो बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हुआ था, महायुति को। क्या यही विधानसभा में भी होगा? मतलब क्या क्लियरली ऐसा है? तो नागपुर की तरफ तो ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि नागपुर का वाकई विकास हुआ है। और विकास आप जिन भी टर्म्स में बात करते हैं, उन टर्म्स में नितिन गडकरी भी वहाँ से सांसद है और देवेंद्र फडणवीस और बाकी सारे तमाम बड़े नेता भी वहाँ से आते हैं। तो वो जो आप पूछना चाह रहे हैं कि एग्जिट पोल का, ये मुझे तो ईमानदारी से नहीं भरोसा होता। मतलब वो जब तक नतीजे ना आ जाए मैं इतने स्ट्रॉन्ग होल्ड तरीके से कह ही नहीं पाती। लेकिन फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स थे, विदर्भ के लोग इन फैक्टर्स पे ज़रूर वोट करें। इनफैक्ट स्टूडेंट्स का भी यही कहना है कि जो MPSC और बाकी सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, कि हम चाहते हैं कि हमारे विदर्भ में नागपुर के अलावा भी कहीं और तो एयरपोर्ट हो। लोग पुणे जाते हैं, लोग मुंबई जाते हैं, इतनी जगह वहाँ पर टूरिस्ट साइट्स भी है और लोग एटलीस्ट पहुँच तो पाते हैं। यहाँ तो अमरावती में भी एयरपोर्ट अब तक नहीं खुल पाया है। जिस अमरावती से नवनीत राणा जो सबसे ज़्यादा चर्चित रही, वो निर्दलीय सांसद बनी, फिर उनके हस्बैंड जो हैं वो 3 बार से यहाँ के विधायक हैं, इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं, केंद्रीय नेतृत्व से उनकी इतनी पहुँच है। हालांकि उनका अब प्रॉमिस है कि अगले 45 दिन में शुरू हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स ज़रूर मुझे वहाँ दिखे। ठीक है, तो अब अगले राज्य की भी बात कर लेते हैं, झारखंड, जहाँ से आप होकर आए हैं। हाँ, झारखंड के नंबर आप बता दीजिए। हाँ, झारखंड में सबसे पहले आप ही नंबर भी आप ही बताइए, फिर मैं आपसे फैक्टर्स पूछ लूँगी। झारखंड में आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स का सर्वे है, भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस को 42 से 47 सीटें देने का अनुमान है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके अलायंस को, यानी इंडिया गठबंधन, उनको 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान इनके हिसाब से है। अदर्स के खाते में 1 से 4 सीटें। एक्सिस माई इंडिया का सर्वे कहता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस को 25 सीटें, JMM प्लस को 53 सीटें। एक्सिस माई इंडिया जो अभी वहाँ मौजूदा सरकार है, उनके अलायंस को एक बड़ी बढ़त मिलेगी, ऐसा इनका अनुमान है। पीपल्स पल्स इनके मुताबिक बीजेपी 44 से 53 सीटें, JMM प्लस 25 से 37 सीटें। ये भी भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखा रहे हैं यहाँ पर। और टाइम्स नाउ JVC इनका सर्वे कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को 40 से 44 सीटें और झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके अलायंस को 30 से 40 सीटें। यानी इनके मुताबिक भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है झारखंड में। अदर्स को यहाँ सबसे ज़्यादा नंबर्स दे रहे हैं पीपल्स पल्स, जो कि 5 से 9 सीटें अदर्स के खाते में भी बता रहे हैं। तो कुल मिला के ये तस्वीर है झारखंड की, जहाँ एक्सिस माई इंडिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके अलायंस की सरकार रिपीट होगी, ऐसा अनुमान जता रहा है। और बाकियों का कहना है कि यहाँ पर सरकार बदल सकती है। ये कुल मिलाकर झारखंड के आंकड़े। मेरी जिम्मेदारी है आपसे सवाल पूछना। आपने तो दोनों फेज़ की जो सीटें हैं, मतलब पूरे 15 दिन गुजारे दोनों ही फेज़ की सीटों पर। आपको क्या लगा, क्या फैक्टर्स थे जो सबसे ज़्यादा इस चुनाव में लोगों ने जाके जिस पर वोट डाला है, जो उनके लिए सबसे बड़े मुद्दे थे? अब अगर दोनों पार्टियों के उससे देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने अलग मुद्दे उठाए थे। वहाँ पर उनका मुद्दा NRC वाला भी था, उनका मुद्दा ये भी था, जो आरोप था भारतीय जनता पार्टी के मंचों से कि सीमावर्ती ज़िलों में घुसपैठ हो रही है, बाहर ये लोग आ रहे हैं, इस तरह का कैंपेन, आदिवासियों का हक ले रहे हैं, आदिवासियों का हक छीना जा रहा है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। ऐसे आरोप के साथ भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन आगे बढ़ रहा था। और प्रधानमंत्री ने जो उनको एक पंच लाइन मंच से दी थी, रोटी माटी और बेटी वाली, उसी पंच लाइन पर भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन आगे बढ़ा। उनकी तरफ से वही मुद्दे प्राथमिक तौर पे उठाए जा रहे थे, और साथ में रोज़गार और शिक्षा के मुद्दे भी, कि हेमंत सोरेन की सरकार में राज्य में पेपर लीक हो गया, रोज़गार नहीं दिए गए समुचित, इस तरह के मुद्दे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक ये प्रचार था बड़े स्तर पे कि
झारखंड एक जनजाति बहुल राज्य है और वहाँ पर अभी इस समय हमने एक जनजातियों से आने वाला ही मुख्यमंत्री दे रखा है, हेमंत सोरेन। तो ये आपकी अपनी सरकार है, ऐसा मैसेज झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोशिश थी कि वो वोटर्स के बीच में लेकर जाएं। अभी कितना सफल हुआ नहीं हुआ वो तो जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। इसके अलावा उनका जो अपनी अपनी दोनों पार्टियां योजनाएं लेकर आई थी, गोगो दीदी या मैया सम्मान जैसी योजनाएं, तो उसको भी बढ़ चढ़ के प्रचार उसका भी किया गया और इस तरह की दोनों पार्टियां इश्यूज़ लेके जनता के बीच में गई थी। लेकिन मैं किस इशू की कितनी अपील रही उस पर तो अभी टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि वो तो अपने आप पता चलेगा 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे। लेकिन ये ज़रूर एक लाइन में कह सकता हूँ कि किसी भी मुद्दे की स्टेट वाइड अपील नहीं थी। जैसा कई राज्यों में हम देखते हैं कि कोई एक दो मुद्दे होते हैं जो पूरे राज्य में चल रहे होते हैं, वैसा झारखंड में नहीं था। कोई भी मुद्दा ऐसा दिखा नहीं मुझे जिसकी स्टेट वाइड अपील रही हो। तो अब जब नतीजे आएंगे तो शायद आपको अलग अलग क्षेत्रों में कौन से फैक्टर हावी रहे उससे ही एक पूरी तस्वीर बनती दिखेगी। और इस एग्जिट पोल में भी मुझे लग रहा कमोवेश उसी आधार पे उन्होंने रैंकिंग की अपनी। आपने एक ज़रूरी मुद्दे की बात की, इससे मुझे याद आया कि मैंने लाडली बहना योजना जो है या लाडली बहना स्कीम जो है उसके बारे में जिक्र करना ही मैं भूल गई। तो जब हम महाराष्ट्र में इस पर बात कर रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है जो जैसे ही महाराष्ट्र की बात होती है तो ये सबसे पहले प्रोमिनेंट स्कीम है जिसके बारे में दोनों ही पार्टीज़ की तरफ से बात की जा रही है। मतलब बीजेपी कह रही है कि हमने ये दिया, हम लोगों को ये दे रहे हैं, और जो ऑपोजिशन है वो ये कह रहा है कि ये रेवड़ी बांटी गई लोगों को, और मतलब लोगों को पता है कि ये कोई वैसा है नहीं, इसके आधार पर उनके वोट शिफ्ट होगा नहीं। तो क्या लाडली बहना स्कीम के पैसे पहुँचे हैं? जवाब है हाँ। अब उसके साथ दूसरा सवाल है कि क्या लाडली बहना से चुनाव पलटेगा, क्या वो इतना बड़ा फैक्टर होगा? मुझे लगता है ये नतीजे ही बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि एक तबका वो था जो इससे खुश था कि चलो दिवाली के समय पर बोनस आया, एक साथ इतने पैसे आए। दूसरा तबका वो था कि ये कहने वाला कि आपने पैसे दिए तो, लेकिन इधर से दे रहे हो उधर से ले रहे हो। जो तेल का कैन पहले 1400 रुपये में आता था वो अब 2000 के ऊपर पहुंच गया है। आप गैस सिलेंडर के दाम देख रहे हो, आप बाकी साग सब्जी के दाम देख रहे हो। तो वो पैसे ले तो रहे हैं, लेकिन क्या वो जाके उसमें वोट देंगे या वो वोट में कन्वर्ट होगा, यही बस देखने वाला स्टेट वाइड जो एक फैक्टर आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में, ये वो होने वाला है। तो खैर ये पोल ऑफ पोल्स थे, बाकी एग्जिट पोल्स क्या बता रहे हैं उसका एक आपको हमने सोचा कि एक वीडियो में समराइज़ करके बता पाएँ। अब कौन सही साबित होता है कौन गलत साबित होता है ये तो आपको पता चलेगा जिस दिन चुनाव नतीजे आएंगे। तारीख है 23 नवंबर। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 8 बजे के बाद से आपको सारे नतीजे दिखने लगेंगे। 8 बजे के पहले कोई नतीजे जो भी एग्जिट पोल्स वगैरह दिखाते हैं वो गलत होते हैं, ये हमने इलेक्शन कमीशन ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो लल्लन टॉप की कवरेज भी उस दिन जारी रहेगी, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैमरे के पीछे जतन थे, मेरे साथ अभिषेक थे जो झारखंड होके आए हैं, मैं सोनल हूँ जो महाराष्ट्र के विदर्भ के इलाके में गई थी।